नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि अभी एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस के लिए जो कंबाइंड वीडियो सीरीज चलाई जा रही है, इसके तहत ये 5वीं वीडियो आप लोगों के लिए है। इससे पहले हमने 4 वीडियो आपको प्रोवाइड करा दिया है, आशा करते हैं कि आप देखे ही होंगे। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ उनके लिए नहीं जिनको एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस देना है। जो भी टीसीएस निर्मित एग्जाम होते हैं वहाँ पे आपको 80% जो है क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा। कितने? 80%। इससे पहले मैंने आपने 57, अगर जो बच्चे कर लिए हैं उनके लिए 80% लागू होता है। ठीक है भाई। 57 क्या है, जो बच्चे नए हैं उनको बता दूं। इससे पहले एक 57 सीरीज चलाया गया था जिसमें आपको 57 वीडियो जो है प्रोवाइड कराया गया था। ये 57 वीडियो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चनों को लेके बनाया गया है, जो आगामी 2 से 3 साल तक आपको एग्जाम में रखेगा, बनाया रखेगा, आपको एक अस्तित्व देगा, है ना भैया। ऐसे क्वेश्चन को रखे गए हैं। ये 57 जो सीरीज चली तब से आपका 2 एग्जाम टीसीएस ने कराया, एक एमटीएस का कराया, है ना, और एक एमटीएस का ही कराया, और एक ही एग्जाम कराया टीसीएस ने, और एक आपका ईपीएफओ कौन करवाया है मुझे नहीं पता, एक ईपीएफओ एग्जाम हुआ है। ये 2 एग्जाम को झेला है ये 57। दोनों में जो है क्वेश्चन की लगभग 80% तक क्वेश्चन इसी 57 वीडियो और पीडीएफ से आए। ठीक है, तो आप लोग भी कर लीजिएगा, रिक्वेस्ट है हमारे तरफ से, तभी ये सीरीज जो है आपको ज्यादा फायदा करेगा 57 वाला। अगर आपने 57 वीडियो भी वॉच करने का ठान लिया है तो अधिक से अधिक 40 घंटे खर्च होंगे, और 40 घंटे खर्च होने से अगर आपको 50%, 60%, 70% क्वेश्चन एग्जाम में लड़ रहा है तो मेरे हिसाब से कोई जो है घाटे की सौदा नहीं है। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जिनको आगामी समय में सीपीओ का एग्जाम देना है, सीजीएल मेंस देना है, ये सभी भी ये वीडियो को वॉच कर सकते हैं, जहां तक फायदा ही होगी। अगर आपको इस सीरीज की चाहे 57 वाला हो, 21 वाला हो, टॉपिक वाइज हो, जो भी पीडीएफ की बात करनी है, आपको जो नंबर दिख रहा है स्क्रीन पे, इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करना है, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां भी आप जो है मैसेज कर सकते हैं सीधे व्हाट्सएप पे। इसके अलावा पहला जो हमारा प्रश्न है, पुरुष सूक्त किस वेद का एक मंत्र संग्रह है? पुरुष सूक्त इज अ कलेक्शन ऑफ मंत्र ऑफ व्हिच वेदा? तो ये ऋग्वेद का है। देखिए, ऋग्वेद से जानने के लिए काफी कुछ है आपके एग्जाम के लिहाज से। ऋग्वेद सबसे पहले सबसे पुरानी वेद है, और अथर्ववेद सबसे नई वेद है। इसके अलावा वेदों की संख्या 4 होती है, वेदांगों की संख्या 6 होती है, पुराण की संख्या 18 होती है, और उपनिषद की संख्या 108 होती है। ये संख्या भी आपको जरूर याद रखना चाहिए, वेद, वेदांग, पुराण और उपनिषद। ठीक है। इसके अलावा इन्हीं वेदों का कुछ अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे आप सामवेद की बात करेंगे तो इसे भारतीय संगीत को रिलेट करके भारत संगीत का जनक कहा जाता है। अथर्ववेद को बात करेंगे तो अथर्ववेद जो है इसे जादू टोना, है ना, जो माया जाल वाला बात सब होती है, ये आपका अथर्ववेद के अंदर होती है। इसके अलावा जो पुरुष सूक्त है, जो ऋग्वेद में है, जो एक क्वेश्चन का बेस था, ये किसे समर्पित है? तो भगवान विष्णु को समर्पित है। ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं? 10 मंडल होते हैं। कितने सूक्त होते हैं? 1028। और कितने आपका जो है ऋचा है? तो 10,500 और 600 के बीच में है। कहीं भी एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं मिलेगा आपको, इसीलिए सिर्फ याद रखना है कि 10,500 के करीब है। इसके अलावा प्रसिद्ध 10 राजाओं का जो युद्ध है, जिसे हम 10 राज्य युद्ध कहते हैं, 10 राज्य युद्ध कहते हैं, तो ये वाला जो युद्ध है 10 राजाओं का, ये आपका कहाँ पे वर्णन है इसकी? तो इसकी भी वर्णन आपका ऋग्वेद में ही देखने को मिलती है। राष्ट्रीय प्रतीक में जो शब्द है सत्यमेव जयते, तो ये कहाँ से लिया गया है? ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। देखिए, उपनिषद वाला से जो है ना, अपने से 3 क्वेश्चन एग्जामिनर कर लेता है। कौन कौन से क्वेश्चन कर लेते हैं उपनिषद को रिलेट करके, है ना? तो आइए बता देते हैं। एक आपसे पूछता है कि यम और नचिकेता, यम और नचिकेता, नचिकेता वाला कहानी आपने पढ़ा होगा, यम और नचिकेता वाला। नचिकेता एक छोटा सा लड़का जो यमराज के पास चले जाते हैं और उसके दरवाजे पे कई दिन तक भूखे प्यासे बैठे रहते हैं, है ना। तो ये जो संवाद है ये किस उपनिषद में है? तो कठोपनिषद में है। किस में है? कठोपनिषद। एक आपसे पूछा जाता है कि जो 4 आश्रम होता है ना, मानव के जिंदगी में 4 आश्रम का जो वर्णन करा गया है, तो इन चारों आश्रम का वर्णन जो है विस्तृत रूप से जानकारी किस उपनिषद में मिलेगा? तो आपको बताना है जी, ज्वालोपनिषद में मिलेगा। तो ये उपनिषद से 3 क्वेश्चन जरूर याद रखें, और ओवरऑल उपनिषद कितने होते हैं? 108 होते हैं। इतनी बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा वैदिक काल में जो मवेशियों के स्वामी हुआ करते थे उसे गोपति कहते थे। गोपति में आप देख रहे हैं गो लगा है, गो मतलब गाय होता है। उस समय गो गाय के लिए एक शब्द का इस्तेमाल होता था, अघन्या। अघन्या मतलब होता है कि जिसकी हत्या न किया जा सके, यानी गाय को हत्या न किया जाने वाली पशुओं के श्रेणी में रखा गया। वैसे किसी की भी हत्या नहीं करनी चाहिए, है ना। तो जो गो के स्वामी हुआ करते थे, जो मालिक हुआ करते थे, उसे गोपति कहा जाता था। और ऋग्वैदिक काल में अधिकांश जो है ना, जो भी मतलब महत्व है गाय
को दिया जाता था। वेद 4 है, अब इसके अलावा वेदांग 6 है, पुराण 18, उपनिषद 108, ये बता ही दिए। पुराण से एक ही क्वेश्चन आता है कि सबसे पुराना और सबसे विस्तृत पुराण कौन सा है, तो मत्स्य पुराण है, जो आपका आंध्र शासक सातवाहन वंश को रिलेट करता है, इनके बारे में आपको जानकारी देता है। ठीक है, इसके अलावा वेदांग में एक शब्द प्रयुक्त हुआ है कल्प, ये 2022 के सीजीएल में पूछा गया कि वेदांग में प्रयुक्त शब्द कल्प का क्या अर्थ होता है, तो ये अनुष्ठान अर्थ होता है, अनुष्ठान मतलब पूजा पाठ। इसके अलावा ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख कितनी बार है, तो एक बार, ये आपका CHSL 2023 में पूछा गया था, और यमुना का उल्लेख है 3 बार। तो ये दोनों बात ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, सैफ चैंपियनशिप 2023 में फेयर प्ले अवार्ड किस देश को दिया गया। फेयर प्ले समझ रहे हैं ना, कि न बेमानी शैतानी नहीं किया, अल्लाह गुल्ला नहीं किया, जो एम्पायर फैसला दिया मान लिया, अच्छे से खेला है ना, कोऑपरेट किया। तो ये जो फेयर प्ले अवार्ड दिया गया है सैफ चैंपियनशिप 2023 में, ये दिया गया है नेपाल को, है ना। किसको दिया गया है, नेपाल को दिया गया है। वैसे न्यूजीलैंड का टीम भी जो है ना काफी शांतिपूर्ण ढंग से मैच खेलते हैं, जैसा मैंने आज तक मैच देखा है, उनके खिलाड़ी काफी कूल रहते हैं। इसके अलावा सैफ चैंपियनशिप 2023 ये बंगलुरु के कहां पे हुआ, तो कांतावीरा स्टेडियम में हुआ है, इसे जरूर ध्यान रखेंगे, कांतावीरा स्टेडियम में हुआ है। स्टेडियम का नाम प्रॉपर ध्यान रखना है, आजकल एग्जामिनर हो गए टेढ़े, तो आपको भी टेढ़ा होना पड़ेगा। इसके अलावा सैफ चैंपियनशिप 2023 के विजेता भारत 9वीं बार जीता है और कुवैत को हरा के जीता है, बेंगलोर के कांतावीरा में हुआ था, ये तो आप समझ ही गए। पहली बार ये प्रतियोगिता कब हुई, स्टैटिक्स फॉर्म में स्टैंडर्ड लेवल की क्वेश्चन है ना, तो नेक्स्ट लेवल की क्वेश्चन कहा जा सकता है स्टैटिक्स फॉर्म में, क्योंकि अभी सैफ चल रहा है ना, सैफ अली खान वाला नहीं, खेल वाला सैफ, है ना। तो पहला पूछा जा सकता है, तो ये 1993 में पाकिस्तान के लाहौर में कराए गए थे, और वहां पे पहली बार ही हमने पाकू को धोया था, है ना, और भारत जो है विजेता बना था, मतलब पहली बार ही पाकिस्तान को हरा के, है ना, उन्हीं के घर में मेजबान बना था ना पहली बार। इसके अलावा सैफ 2023 में जो सबसे अधिक गोल किए, ये कौन किए, सुनील छेत्री। सुनील छेत्री साहब को जो है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया था 2021 वाला। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखेंगे। 2021 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 12 खिलाड़ी को दिया गया था, और 2022 में यह पुरस्कार सिंगल खिलाड़ी दिया गया है शरद कमल को, टेबल टेनिस को। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, सुनील छेत्री ने 6 गोल किए हैं। इसके अलावा अगला जो हमारा प्रश्न है, शरीर के अंदर विभिन्न कोशिकीय क्रिया जैसे मांसपेशियों में संकुचन, प्रोटीन संश्लेषण या फिर रासायनिक संश्लेषण कह सकते हैं इसका, तंत्रिका आवेग प्रसार आदि को संचालित करने हेतु ऊर्जा प्रदान किसके द्वारा किया जाता है ना। जो शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार की घटना होती है, कोशिकीय क्रिया, है ना, ये जो क्रिया के अलग अलग नाम भी है यहाँ पे, मांसपेशियों में संकुचन, प्रोटीन संश्लेषण या रासायनिक संश्लेषण, तंत्रिका आवेग प्रसार जो एक्सपेंड करता है, तो ये सब किसके कारण होता है, इसमें ऊर्जा देने का काम कौन करता है, पेट्रोल, डीजल या फिर, है ना, किरोसिन, तो ऐसा कुछ नहीं है, एटीपी करता है। एटीपी का फुल फॉर्म भी आपसे पूछ लेता है, ग्लूकोज की निर्माण रिलेट करके भी क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, कई दफा देखे हम एग्जाम में क्वेश्चन। तो एटीपी का जो है फुल फॉर्म याद रखना है सबसे पहले, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। देखिए मैंने आपको एक दिन बताया था कि केमिस्ट्री का अपना पहाड़ा है, जो बच्चे साइंस से पढ़े हैं उनको अच्छे से पता होगा। केमिस्ट्री का अपना पहाड़ा होता है कि एक होता है तो इसे हम मोनो कहते हैं, है ना, एक को कहते हैं मोनो, दो को हम बाई या फिर बाई ही कहते हैं, दो को बाई कहते हैं, तीन को हमने ट्राई कहना है, चार को हमने टेट्रा कहना है, पांच को पेंटा, छह को हेक्सा, सात को हेप्टा, आठ को ओक्टा, नौ को नोना, 10 को डेका। इस प्रकार से केमिस्ट्री का जो है अपना पहाड़ा है ना। तो इस प्रकार से अगर कहीं पे मोनो लगा है, इसका मतलब समझिए कि इसमें एक ही चीज इंक्लूड है ना। जैसे मोनोसैकेराइड यानी शर्करा का एक पार्ट है जो स्वतंत्र है, अभी से तोड़ा नहीं जाएगा। डाइसैकेराइड मतलब दो प्रकार के को अगर अलग किया जाएगा तो दो प्रकार का शर्करा बनेगा। पॉलीसैकेराइड, अच्छा एगो पोली छूट गया था। पोली मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा, दो से अधिक मतलब पोली, है ना, दो से अधिक हो गया तो पोली। वैसे दो से अधिक के लिए अलग अलग भी है, लेकिन बहुत ज्यादा मतलब पोली। ठीक है भैया, जैसे पोलेंड्री, कोई ऐसा आदमी जो बहुत सारे शादी कर लेते हैं, ये आदमी पे लागू नहीं होती, औरत पे लागू होती है पोलेंड्री, है ना, कि बहुत ज्यादा शादी करना। इसके अलावा एक होता है बाइगेमी, बाइगेमी भी होता है शादी के लिए, तो बाइगेमी मतलब दूटा विवाह। एगो होता है मोनोगेमी मतलब एगो विवाह, पोलीगेमी मतलब बहुत विवाह, इस प्रकार से। इसके अलावा शरीर के विभिन्न हिस्सों में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। तो ऑक्सीजन सप्लाई का काम जो है हीमोग्लोबिन करता है। हीमोग्लोबिन कहाँ रहता है ज्यादा, आरबीसी में, है ना। इसमें हीम नामक रंजक पाया जाता है और इसे हीमोसाइटोमीटर से मापा जाता है। इसमें लोहा की उपलब्धता होती है। इतनी सारी बात ध्यान रखें।
रखेंगे। मानव शरीर में ऊर्जा का स्रोत क्या है भाई? कार्बोहाइड्रेट और वसा। कार्बोहाइड्रेट कितने ऊर्जा देते हैं? 4.2 कैलोरी के समथिंग। वहीं वसा कितने देते हैं? 9.2 कैलोरी के समथिंग। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। बाद में कि किसी भी चीज से ऊर्जा नहीं मिलता है, न तो हमें वाटर से मिलता है, न तो हमें विटामिन से मिलता है, न भी कोई भी फाइबर से मिलता है, हमें ऊर्जा नहीं मिलता है। लेकिन फिर ये जरूरी क्यों है? हमें तो ऊर्जा के लिए जी रहे हैं भाई हम, तो ये जरूरी क्यों है? तो जो इंटरनल प्रोसेस होते हैं, जो उपापचयन प्रक्रम होती है, उन्हें सुचारू रूप से चलाने के लिए इन सभी की भी जरूरत होती है ना। तभी तो विटामिन की कमी से बीमारी भी होती है मेरे भाई। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य लोक कला उससे संबंधित राज्यों का सही मिलान नहीं है? आपको 4 को दिया गया है, एक को गलत दिया गया। आज हमने स्टाइल थोड़ा सा चेंज किया ताकि बच्चे को अच्छा लगे, है ना। तो एक हमारा है कलमेजुथु, ये केरल का है। तंजावुर कला तमिलनाडु का है, नाम से स्पष्ट है तंजावुर केरल में ही है, तो होगा, है ना। तो ये तो एकदम सही हो जाएगा। पट्टचित्र राजस्थान, ये कुछ नहीं जमा। और मिथिला पेंटिंग बिहार, तो 3 नंबर नहीं जमा मेरा, 3 नंबर जो है गलत जमाया गया है, बाद बाकी सही जमा है अपने अपने। कलामेथु जो है केरल में है, तंजावुर कला तमिलनाडु का है, मिथिला पेंटिंग बिहार का है। पट्टचित्र जो है इसे भित्ति चित्र भी कहते हैं, जैसे गांव घर में, है ना, गांव घर में दीवार को पट्ट भी कह देते हैं, पट्ट, है ना भैया। और फिर जो दरवाजा होता है ना आपका रूम का दरवाजा, जो लकड़ी के बने होते हैं, लकड़ी के तो हर जगह ही होते हैं, लेकिन अगर शहर में आओगे तो प्लाईवुड इस्तेमाल करते हैं, जो थोड़ा स्टैंडर्ड देखने में लगता है। लेकिन गांव घर में जो बनावटी वाली लकड़ी की होती है ना, तो उसे पट्टी बोल देते हैं गांव घर में। या फिर जो झांझ के बने होते हैं, यानी बांस के बने होते हैं ना, उसे भी पट्टी बोलते हैं गांव घर में, जो मवेशियों के घर के पास लगे होते हैं जनरली, है ना। तो पट्ट चित्र या भित्ति चित्र जो है ये आपके उड़ीसा से संबंधित है ना, दीवार वगैरह पे बनाया जाता है। फर चित्रकला राजस्थान का है। वर्ली पेंटिंग, पैठनी और रंगोली, ये तीनों ही कला का रूप है, जो चित्र से किसी न किसी प्रकार से पेंटिंग वाला ही है। तो ये आपका महाराष्ट्र का है। सोहराई, खोबर और पेतकर ये झारखंड की पेंटिंग है। तो ये सभी के सभी बात ध्यान रखेंगे, बड़ी गुड बातें हैं, है ना, आपको एग्जाम में काम आएगी। इसके अलावा भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपालनी, जो उत्तर प्रदेश राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी, उसकी कार्य अवधि क्या थी? देखिए आजकल कार्य अवधि पे काफी फोकस करने लगा है एग्जामिनर, है ना, क्योंकि उनको पता है बच्चे ने याद कर लिया लेकिन कार्य अवधि नहीं याद क्या होगा, है ना। तो इसीलिए आपको थोड़ा बहुत कार्य अवधि ध्यान रखना है। जो मेजर पोस्ट है, जो पहली बार हुआ था कभी हमारे भारत में, चाहे कहीं किसी और भी देश में, तो उसे थोड़ा बहुत ध्यान रखेंगे, है ना। बाद में आप ऑप्शन से छांट सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इसमें क्या होती है ड्रॉबैक कि ऑप्शन भी जो ना एकदम नजदीक का दे देगा तो बच्चे कंफ्यूज होता है। 63 से 67 दे दिया, मैं 64 से 68 दे दूंगा, तो बड़े नजदीक का हो जाता है, तो बच्चे जो है छांट नहीं सकते जब तक थोड़ा बहुत जानकारी ना हो। तो 63 से 67 जो है सुचेता कृपालनी आपका उत्तर प्रदेश की प्रथम बार महिला मुख्यमंत्री बनी थी। और भी महिला मुख्यमंत्री का नाम बताइए 3-4 को स्टेट में जहां पे महिला मुख्यमंत्री रही है। तो आपका राबड़ी देवी भी है ना, शीला दीक्षित रही है, ललिता रही है, जयललिता फिल्म अभिनेत्री से मुख्यमंत्री बनी थी भैया। इसके अलावा भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी थी? सरोजनी नायडू, ये भी इत्तेफाक से उत्तर प्रदेश में ही बनी थी। भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त BS रमा देवी है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे, है ना। इनके अलावा भारत की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, हाँ अगला ये बता ही दिए थे। इसके अलावा भारत के महिला सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पहली जो फातिमा बीबी, हाई कोर्ट में प्रथम बार मुख्य न्यायाधीश की पोस्ट संभाली थी लीला सेठ। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट में फातिमा बीबी बनी थी, ये जो है जो साधारण जस्टिस के तौर पे ही काम किया था, चीफ जस्टिस के तौर पे काम आज तक कोई भी महिला सुप्रीम कोर्ट में नहीं किया है। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्षता संभालने वाली महिला एनी बेसेंट है, ये आयरिश लेडी है, जो भारत में होम रूल लीग और थियोसॉफिकल सोसाइटी से भी जुड़ी रहे, ये जानते ही होंगे। इसके अलावा जो प्रथम भारतीय महिला जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता संभाली, ये सरोजनी नायडू ही हैं, है ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। ये भारतीय कहने का मतलब है कि ये पूर्णतः भारतीय हैं। सरोजनी नायडू आयरलैंड के रहने वाली थी। इसके अलावा लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? मीरा कुमार हैं। भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम महिला अध्यक्ष PT उषा, जो वर्तमान में भी हैं, अभी जो है PT उषा ही जो है इंडियन ओलंपिक कमेटी के जो है अध्यक्ष हैं, पहली बार महिला बनी है। इसके अलावा प्रथम बार कर्णो मल्लेश्वरी ने ओलंपिक के अंदर 2000 में सिडनी ओलंपिक के अंदर जो एक महिला और भारतीय और पदक जीती थी, कांस्य पदक के रूप में, भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग में। इसके अलावा त्रिपुरा विधानसभा उपचुनाव 2023 में बक्सनगर और धानपुर सीट पर किस पार्टी की जीत हुई है? देखिए बाइपोल इलेक्शन है ये, तो त्रिपुरा में अभी अभी हुआ है। तो इसमें जो है 2 क्षेत्र है, बक्सनगर और धानपुर, इसका नाम एक्चुअली बॉक्सनगर है, ठीक है, ये वो कर लेंगे तो बॉक्सनगर हो जाएगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी को जो है जीत मिला है, तो ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा त्रिपुरा विधानसभा चुनाव 2023 में जनता पार्टी की गठबंधन वाली सरकार बनी है, यह अकेले BJP को 32 सीट प्राप्त हुआ है ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। त्रिपुरा
के वर्तमान मुख्यमंत्री जो है डॉक्टर मानिक शाह है। जैसे इनके पीछे डॉक्टर नाम के पीछे लगा है, पेशे से भी ये डॉक्टरी जानते हैं, ये बात भी ध्यान रखेंगे। और जो आपका असम की जो सीएम है ना, हेमंत बिस्व शर्मा, ये बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उसी प्रकार से जो अनसुईया उइके हैं वो भी किसी संस्था से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एक के से ज़्यादा काम करते हैं। इनके अलावा 2023 में चुनाव जो होने या चुनाव हो गई, ये दोनों पोस्ट में लिखा है कि या तो होने वाला है या फिर हो गई वाली राज्य कौन कौन से हैं, तो मध्य प्रदेश यहाँ भी नहीं हुआ है, राजस्थान, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, ये 9 स्टेट है जहाँ पे चुनाव होना है, जिसमें से कुछ में हो गई है, जैसे कर्नाटक में हो गई, त्रिपुरा में हो गई। ऐसे विधानसभा चुनाव निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है, ये बात आप सभी को गांठ बांध लेना है, नहीं तो राज्य चुनाव आयोग के द्वारा मत करवा देना। जो निर्वाचन आयोग होता है इसी के द्वारा सभी चुनाव किए जाते हैं, एक्सेप्ट कौन सा, जो नगर पालिका की चुनाव है, जो ग्राम पंचायत की चुनाव है, ये आपका कौन करवाता है, तो ये राज्य चुनाव आयोग करवाता है उस संबंधित राज्य के। बाद बाकी सभी चुनाव जो है आपके कौन करवाते हैं, तो निर्वाचन आयोग ही करवाते हैं। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है, आपके सामने ये मौलिक कर्तव्य का लिस्ट है, ये सभी मौलिक कर्तव्य है। बाद बाकी इनके अलावा आपको कोई भी ऑप्शन देगा तो जो है आपका राइट आंसर ऐसे क्वेश्चन के लिए हो जाएंगे। मैं आपको बता दूं इसके ऑप्शन में दिया गया है, जिसमें मैंने आंसर लिखा हूं, समान काम के लिए समान वेतन। ये समान काम के लिए समान वेतन काफी हद तक इसकी जिक्र जो है आपको डीपीएसपी के अंतर्गत किया गया है, न कि मौलिक कर्तव्य के अंदर, है ना, इसीलिए गलत है। आपके सामने ये मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य की थोड़ी सी हिस्ट्री को खंगाले तो मौलिक कर्तव्य जो है हमारे संविधान के इनिशियली में जो है पार्ट इनिशियली जो बन के तैयार हुआ था संविधान, उसका कोई भी हिस्सा नहीं था, पार्ट नहीं था, ठीक है। तो बाद में जो है इसे 42वां संविधान संशोधन के द्वारा ऐड किया गया था 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पे, और शुरू में कितने प्रकार के जो है किए गए थे, तो 10 प्रकार के, लेकिन वर्तमान में ये है जी 11 प्रकार के। तो ये जो 11वां आया, ये आया हमारा 2002 में 86वां संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे, है ना। ये एक बार 42वां संविधान संशोधन द्वारा श्री गणेश हुआ तो 10 प्रकार का आया, और लास्ट में आया 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां जो शिक्षा से संबंधित था, ठीक है। तो ये सभी बात ध्यान रखेंगे। आपके सामने इसकी बैकग्राउंड बता दिया हूं, आपके सामने ये मौलिक कर्तव्य जो 11 हैं ये आपको ध्यान रखना है। देखिए संविधान के 3 ऐसे आर्टिकल हैं जो आपको एकदम अच्छे से याद रखना है। एक तो 19 के विभिन्न पार्ट याद रखना है, 19 के 1 का ए, 1 का बी, इस प्रकार से मैंने अलग से वीडियो बना दिया था 19 वाला ग्रुप ऑफ आर्टिकल्स। 243 के जो भी आर्टिकल्स हैं जेड ओ तक। इसके अलावा ये आपका आर्टिकल 51 का एक ए का जो 11 अलग अलग है ना। तीनों पे अलग से वीडियो आपको मिल जाएगी, जरूर देख लीजिएगा, काफी काम के होते हैं, है ना। तो आर्टिकल 51 के ए में कहा गया है कि राष्ट्र ध्वज की सम्मान करना, राष्ट्रगान का सम्मान करना, है ना। इसके अलावा 51(1) के बी में कहा गया है कि हमारा जो भी शब्द हमें देश भावना जागृत किया है उन आदर्शों को संजो के रखना। इसके अलावा 1 के सी में संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। डी में जो है जरूरत पड़ने पर देश सेवा के लिए तैयार रहना। इसी प्रकार से ये 11 है, आपको जरूर ध्यान रखना है। इसके अलावा चलते हैं आगे, है ना। मौलिक कर्तव्य का जो मैंने हिस्ट्री बताया यही चीज यहाँ पे आपका लिखित रूप में है, सेम चीज है, तो टाइम पास करना सही नहीं रहेगा। मैं आगे चलता हूँ, लेकिन ये नीचे वाला स्लाइड फिर से पढ़ना जरूरी रहेगा। क्यों? 2002 में 86वां संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा से संबंधित है ना। सबसे पहले 11वां आपका मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया तथा अनुच्छेद 21A में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा लेना उन बच्चों का फंडामेंटल राइट है का प्रावधान किया गया। ये लाइन को यहाँ से ना, ये लाइन को यहां से 2 बार पढ़ें जो बच्चे नए हैं, जिनको समझ में नहीं आता है, क्योंकि आप जानते हैं कि संविधान में शिक्षा संबंधित जानकारी 1 नहीं 2 नहीं 3 जगह दिया गया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। मैं यहां पे थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं। आर्टिकल 21 के ए में सबसे पहले, ये हालांकि शुरू में नहीं था, ये 2002 के बाद आया है, तो ये यहां पे फंडामेंटल राइट में जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा लेना। 6 से 14 वर्ष में जनरली आप क्या कर लेते हैं, तो 14 क्लास तो जरूर पढ़ लेंगे, 15 क्लास, ठीक है भैया। तो ये जो है आपका फ्री रहेगा उन बच्चे के लिए। ये कौन बताता है, तो ये बताता है हमारा फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 21A, ठीक है। इसी प्रकार से एक हमारा आर्टिकल 45 है डीपीएसपी के अंदर, यहाँ भी यही सेम बात किया गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए शिक्षा का व्यवस्था, है ना। इसके अलावा यही सेम बात आर्टिकल 51 के ए के 11 में करा गया है, जो ये बच्चा था जिनका ये मौलिक अधिकार था। अब इन्हीं बच्चे का जो पेरेंट्स होगा
उनको शिक्षा दिलाना कर्तव्य होगा, क्योंकि पेरेंट तो खुद शिक्षा लेंगे नहीं, है ना, तो बच्चे को दिलाएगा, उसमें उनका योगदान करेगा, वो उनका कर्तव्य है ना। तो एक जगह डीपीएसपी है शिक्षा वाली बात, एक जगह मौलिक कर्तव्य है और एक जगह मौलिक अधिकार है, तो 3 जगह है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा तन्वी शाह, जिन्हें प्रथम बार ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली भारतीय महिला का सम्मान प्राप्त है, उन्हें यह अवार्ड किस लिए दिया गया था, किस चीज के लिए दिया गया था भाई, तन्वी शाह को। तो तन्वी शाह को फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर जानते होंगे, इसी में आपको रहमान साहब को भी मिले थे, AR रहमान साहब को भी दिया गया था इसी पिक्चर के लिए, संगीत जय हो नाम है, उस संगीत के लिए दिया गया था, तो इनको भी इसी के लिए दिया गया था, तन्वी शाह को। ये प्रथम भारतीय महिला है जिन्हें ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भारत में प्रथम ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले महापुरुष 1968 में पंडित रविशंकर साहब है, जो अपने कृत वेस्ट मीट्स ईस्ट के लिए जीते थे। इसके अलावा पंडित रविशंकर साहब को 1999 में भारत रत्न दिया गया था, जो संगीत के क्षेत्र में भारत रत्न जीतने वाले दूसरे कैरेक्टर हैं। पहले कैरेक्टर कौन हुए थे, M सुब्बालक्ष्मी, जिसे 1998 में कर्नाटक संगीत के लिए भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। फिर 2001 में बिस्मिल्लाह खां और आपका जो है आपका लता मंगेशकर, दोनों को एक ही साथ दिया गया था। फिर 2009 में पंडित भीमसेन जोशी को दिया गया था और फिर 2019 में भूपेन हजारिका साहब को दिया गया था। तो ये संगीत के क्षेत्र में 6 कैरेक्टर जिन्हें भारत रत्न दिया जा चुका है। इसके अलावा 2022 और 2023 में लगातार दोनों साल जो है ग्रैमी अवार्ड जीते हैं, भारत के ही रहने वाले हैं रिकी केज साहब, है ना। ये किस लिए जिला है, तो डिवाइन टाइट्स के लिए मिला है। ये भारतीय साउथ के जो स्टेट हैं वहाँ के रहने वाले हैं, चेन्नई से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा भारत के लिए प्रथम बार, है ना, ऑस्कर कौन जीते, भानु अथैया। भानु अथैया कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए जीती थी, तो इनको भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा 100 मीटर बाधा दौड़ में बाधा की ऊंचाई कितनी होती है, बाधा की ऊंचाई कितनी होती है ना। 100 मीटर बाधा दौड़ में बाधा की ऊंचाई कितनी होती है, बाधा की हाइट कितनी होती है। आपने देखा होगा कि लोग इस प्रकार से गोल ट्रैक में दौड़ते हैं, है ना। गोल ट्रैक में नहीं, ये सीधा ट्रैक होता है, जनरली इस प्रकार से रहता है ना। 100 मीटर की बात रहती है, तो यहाँ पे ऐसे जैसे रोड बनता रहता है, तो आपने हर्डल देखा होगा रखा होता है, तो इसी प्रकार से थोड़े थोड़े दूर पे बाधा रखे होते हैं, त्रिकोण टाइप से होते हैं और अलग जगह पे अलग टाइप से भी होते होंगे, है ना। तो इस प्रकार से हर्डल रखा होता है, इसे कूद के पार करना होता है, इसे, है ना, एकदम मतलब गति में कूदना होता है ना। तो ये जो 100 मीटर के बाधा दौड़ है, इसमें हर्डल की हाइट जो है 83.8 सेंटीमीटर होती है। VVI क्वेश्चन कर लेंगे इसको, क्योंकि आजकल जो है अंदर से क्वेश्चन पूछने लगा है, ठीक है। महिलाओं की बाधा दौड़ 100 मीटर की होती है, तो इसी लिहाज से आपको ये क्वेश्चन को परख लेना है कि इसी क्वेश्चन को मैं लिख दूं कि महिलाओं के 100 मीटर वाली बाधा दौड़ में, है ना, हर्डल की ऊंचाई कितनी होती है, तो भी आंसर सेम है 83.8 सेंटीमीटर। क्योंकि आप जानते हैं स्टैंडर्ड लेवल पे महिलाओं की बाधा दौड़ 100 मीटर की होती है और 100 के रेंज में ही पुरुषों की बाधा दौड़ 110 मीटर की होती है। तो ये दोनों बात ध्यान रखना है। इसके अलावा पुरुषों की जो बाधा दौड़ होती है, ये वाली 110 वाली, इसमें जो हर्डल की ऊंचाई है ये कितने है भाई, तो 1.067 मीटर है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा महिलाओं के 400 मीटर की दौड़ होती है और पुरुषों के भी 400 मीटर दौड़ होती है। तो महिलाओं के 400 मीटर बाधा दौड़ में, है ना, हर्डल की ऊंचाई यानी बाधा की ऊंचाई 0.762 मीटर होता है, वहीं पुरुष वाला 0.914 मीटर होता है। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। अब ये तो हो गई हमारी जो हर्डल हो गई, जो रुकावट है उसकी ऊंचाई की बात कर लिया हमने। पुरुष का 400 मीटर, महिला का 400 मीटर, महिला का 100 मीटर, पुरुष को 110 मीटर, इसकी हमने बात कर ली कि कितने कितने होते हैं। अब आती है कि जो ये ट्रैक होता है, जो दौड़ने की रास्ता होते हैं, जो दौड़ने की प्लेटफॉर्म होती है, तो इसमें जो हर्डल होती है, मान लीजिए यहां से स्टार्ट करेंगे आप दौड़, तो ये जो प्रथम हर्डल होंगे इनके बीच की दूरी कितनी होती है, 2 हर्डल के बीच की दूरी कितनी होती है, और ये जो आपका फिनिशिंग पॉइंट है, मान लीजिए ये है आपका फिनिशिंग पॉइंट, तो ये अंतिम हर्डल से इस फिनिशिंग पॉइंट की दूरी कितनी होती है, अच्छे से समझ लीजिए, काम आएगी, ठीक है भाई। तो देखिए जो पुरुषों की 110 मीटर की बाधा दौड़ होती है, उसकी शुरुआती बिंदु में प्रथम बाधा की बीच की दूरी 13.72 मीटर होती है। यानी यहां से स्टार्ट ले रहे हो आप दौड़ने के लिए, तो ये 13.72 मीटर होगा। तहां पर आपको पहला बाधा इस प्रकार से रख दिया जाएगा, ठीक है। अब 2 बाधाओं के बीच में दूरी जो होती है 9.14 मीटर के अंतराल पे इस प्रकार से बाधा बिठाए जाते हैं, ठीक है। और अंतिम जो आपका बाधा होगा, अंतिम बाधा से जो फिनिशिंग पॉइंट की दूरी होगी, ये फिनिशिंग पॉइंट है मान लीजिए, तो इसका हो जाएगा आपका 14.02 मीटर। तो इसे थोड़ा 2 मिनट रुक के अच्छे से समझिए, काम आएगी भैया। जैसे फीफा एक समय था कि फीफा का हर चीज पूछता था, आजकल नहीं पूछ रहे हैं 1-1.5 साल से, है ना। इसके अलावा
बौद्ध वास्तुकला में चैत्य का क्या अर्थ होता है? प्रार्थना भवन या उपासना भवन, है ना। चैत्य का क्या अर्थ है मेरे भाई? प्रार्थना भवन या उपासना भवन, जहाँ पे लोग प्रेयर वगैरह करते हैं। इसके अलावा बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ और चीज देख लेते हैं। मठ क्या है? जैसे हमारे लिए मंदिर, वैसे बौद्धों के लिए मठ होते हैं। सिंपल सी बात है और ज्यादा दिमाग नहीं लगाइए। स्तूप क्या होती है? स्तूप क्या होती है? जो अंत्येष्टि क्रिया के फलस्वरूप या फिर जो भी बौद्ध धर्म के संरक्षण से मतलब संरक्षित रखे जाते हैं, कोई भी चीज, कोई भी मतलब अवशेष को अगर संरक्षित करके रखा जाता है तो उसे स्तूप कहा जाता है। इसके अलावा बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी। आप लोग मुझे बताएंगे कि ये लुम्बिनी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? इंडिया के किस स्टेट में मनाया जाता है लुम्बिनी महोत्सव? बिकॉज एक दो दिन पहले ही पढ़ाए हैं, है ना। इसके अलावा बौद्ध की जन्म लुम्बिनी में हुआ। लुम्बिनी है आपका जी नेपाल के अंदर। मृत्यु कहाँ पे हुआ? कुशीनारा या कुशीनगर में हुआ। ये कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के अंदर। किस भाषा में उपदेश दिए? पाली भाषा में, है ना। पहला उपदेश कहाँ दिए? सारनाथ में। सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए? कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, पहला सारनाथ में और सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती में। इसके अलावा महात्मा बुद्ध से जुड़ी हुई घटना गृह त्याग को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। और मृत्यु को क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण कहा गया है। और जो प्रथम उपदेश दिए तो उसे क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। जिनको बिहार एसएससी का एग्जाम देना है, इन तीनों क्वेश्चन में से एगो फिक्स रख लीजिएगा मेरे तरीके तरफ से भैया। इसके अलावा महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु कौन हुए? तो अलार कलाम साहब हुए थे प्रथम गुरु, अलार कलाम। इन्हें भी ध्यान रखेंगे। गुरु 3-4 आदमी का ही पूछा जाता है एग्जाम में। एक तो महात्मा बुद्ध का पूछा जाता है, एक अरस्तु का पूछा जाता है, अरस्तु सुकरात वाला। एक आपका पूछा जाता है अरस्तु प्लेटो सुकरात। जो अरस्तु है ये सिकंदर का गुरु है। तो इस प्रकार से कंबाइन कर लेते हैं हम। इसके अलावा एक आपका शिवाजी का गुरु पूछा जाता है, कोंडव देव, है ना। और गुरु रामदास, है ना। तो ये बात ध्यान रखेंगे, गुरु 2-3 आदमी का ही पूछे जाते हैं। एक सुभाष चंद्र बोस साहब का पूछा जाता है, चित्तरंजन दास। और एक महात्मा गांधी साहब का पूछा जाता है, गोपाल कृष्ण गोखले। तो यही 5 गुरु याद रख लेंगे, आपको काम आ जाएगा। 4 बौद्ध संगति जो हुए, राजगीर में हुए अजात शत्रु के समय, वैशाली में हुए काला शोका के समय, पाटलिपुत्रा में तीसरा हुआ अशोका के समय, चौथा कुंडलवन कश्मीर में हुआ ये आपका कनिष्क के समय। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है भैया। इसके अलावा बौद्ध धर्म में पवित्र ग्रंथ जो है त्रिपिटक है। इसमें 3 पिटक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अधिम पिटक। इसीलिए त्रि का मतलब यहाँ पे 3 है और पिटक मतलब उसका ग्रंथ का नाम है। इसके अलावा जातक भी बौद्ध धर्म का एक किताब है। इसमें क्या होती है कि बुद्ध धर्म के जो पुनर्जन्म है, रिवॉर्न है, इनकी बात आपका जो है रिवर्थ कह सकते हैं का जानकारी दिया गया है। इसके अलावा महात्मा बुद्ध अपना अंतिम दिन यानी जब उनके मृत्यु के दिन थे तो अंतिम दिन कहाँ पे गुजारे? तो मल्लों के संरक्षण में। मल्ल महाजनपद हुआ करता था जिसकी राजधानी कुशीनारा के पास था, है ना। इसीलिए कहा जाता है कि अंतिम जो मृत्यु हुई कुशीनगर में हुई, ठीक है, मल्लों के संरक्षण। इसके अलावा नीति आयोग ने निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 जारी किया है। इस इंडेक्स में प्रथम स्थान किस राज्य को दिया गया है? देखिए निर्यात के लिहाज से जो प्रथम स्थान इस बार मिला है ना, 2022 वाला है, ये करेंट वाला है क्योंकि 2023 तो पूरा बीता नहीं है ना। तो ये आपका जो है तमिलनाडु को मिला है। पिछले 2 साल से यानी 2021 में जो है कौन था भाई टॉप पे? तो टॉप पे गुजरात था। तो गुजरात अब कैमा स्थान पे धकेल दिया है नीति आयोग ने इसे? तो चौथा स्थान पे निर्यात इंडेक्स में ढकेल दिया है भारतीय राज्य के अंदर, ठीक है भाई। तो इसीलिए बोलते हैं सब दिन होत न एक समाना, ठीक है। इसके अलावा निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में पहले स्थान पे तमिलनाडु है, दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र है, तीसरे स्थान पे कर्नाटक है और चौथे स्थान पे गुजरात है। कर्नाटक को जरा धीरे से बोलिए, कर्नाटक। इसके अलावा नीति आयोग के बहुआयामी जो एमपीआई गरीबी इंडेक्स 2021 के अनुसार जो 5 गो अमीर 5 गो गरीब है, इसे जरूर ध्यान रखिएगा। मैं ये तीसरी बार आपको बता रहा हूं, आज के बाद नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो ये जो है आपका कौन है भाई? सबसे गरीब बिहार, दूसरा स्थान पे झारखंड, तीसरा स्थान पे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और मेघालय। इसमें कोई बच्चे क्या करेंगे, खाली बिहार देखा भाग गया, खाली केरला देखेगा भाग जाएगा, तो गलती हो जाएगा भाई। अभी आपसे पूछा गया था ना, एमटीएस नहीं अभी, हाँ एमटीएस हुआ था। एमटीएस में पूछा था कि नीति आयोग के एमपीआई 2021 के अनुसार भारत में तीसरा सर्वाधिक गरीब स्टेट कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश आंसर होगा। जो बिहार तक याद किया है वो तो गया हवा में, है ना। तो हवा में नहीं रहना है, जमीन पे रहना है। इसके अलावा सबसे कम गरीब राज्यों में बात करेंगे तो केरला हो जाएगा, 2 में गोवा, 3 पे सिक्किम, 4 पे तमिलनाडु, 5 पे पंजाब। अब पुदुचेरी जो है यूनियन टेरिटरीज में सबसे कम गरीब है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे नीति आयोग एमपीआई 2021 के अनुसार। इसके अलावा
नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? सुमन कुमार बेरी है। और सीईओ कौन है? बीवीआर सुब्रमण्यम है। और अध्यक्ष तो मोदी साहब हैं, तो आप भी जानते हैं। आइस हॉकी खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? देखिए, खेल खिलाड़ी से भी क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में बने रहते हैं, तो कुछ ऐसा खेल का जानिए जो आप नहीं जानते हो इजी वे में। भाई क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी तो सभी जानते हैं, है ना। तो आइस हॉकी में 6 होते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी तीनों में 11 होते हैं। ये कभी पूछता भी नहीं है, कभी कभी पूछ भी देता है एग्जामिनर जब आपको लड्डू देना हो फ्री में। तो इसके अलावा बास्केटबॉल 5 खिलाड़ी, वॉलीबॉल 6 खिलाड़ी, बेसबॉल 9 खिलाड़ी। तो ये ध्यान रखेंगे, है ना। इसके अलावा कल मैंने वॉलीबॉल पूछा था कितने खिलाड़ी होते हैं, जहां पे कावा जो महिला जीता है नेपाल के अंदर, जो काठमांडू में हुआ है ना। तो वॉलीबॉल हमारी महिला टीम ने जीती है, तो मैं पूछा था, बहुत सारे बच्चे जवाब दिए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं, है ना। नेट बॉल एक रख लीजिएगा, नेट बॉल भी आजकल काफी चलते हैं भाई, नेट बॉल। तो नेट बॉल में भी 7 ही खिलाड़ी होते हैं, ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा खो खो में 9 गो होता है, खो खो। इसके अलावा वाटर पोलो में 7 गो होता है, खाली पोलो कहेगा तो 4 गो होता है, खाली पोलो कहेगा तो 4 गो, पनिया पोलो कहेगा तो 7 गो। इसके अलावा हैंडबॉल में 7 गो खिलाड़ी होता है, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे भैया। इसके अलावा रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा एक ध्रुवीय देश के अंतर्गत नहीं आते? सबसे पहले ध्रुवीय देश क्या होते हैं? जो दक्षिणी ध्रुव या उत्तरी ध्रुव के आसपास के जो देश हैं उसे ध्रुवीय देश कहते हैं, ठीक है भाई। तो फिलीपींस जो है कोई ध्रुवीय देश में नहीं आएगा। जैसे अगर आपने विश्व का नक्शा देखना है तो फिलीपींस कहाँ होगा? मान लीजिए ये हमारा इंडिया है ना, तो फिलीपींस यहाँ पे रहता है, फिलीपींस जो है यहाँ पे रहता है, यहाँ पे बर्मा रहता है, नीचे में हमारा सिंगापुर, यहाँ पे हमारा इंडोनेशिया, यहाँ पे हमारा फिलीपींस, है ना, ब्रुनोई वगैरह ये सब। तो फिलीपींस यहाँ पे है, तो ये ध्रुव पे कहाँ है? तो बहुत नजदीक है हमसे, हम तो लगभग जो है मिड से थोड़ा ऊपर है ना। तो ये जो है फिलीपींस नहीं होगा आपके ऑप्शन में। मान लीजिए वो फिलीपींस मैंने अपने मन से दिया ऑप्शन में, वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अगर आपको यही पता है कि ध्रुवीय देश कौन कौन सा है तो ऑप्शन में कुछ हो दे, है ना, तो आप छाड़ दोगे। तो ध्रुवीय देश के श्रेणी में आने वाले देश जो हैं ये आपके कौन कौन से हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका है, अलास्का भी लिख लीजिएगा इसमें, ठीक है, अलास्का भी लिख लीजिएगा। अलास्का, अलास्का को रूस से लिया गया था, तो ये बात तो बहुत दिन से आप जानते हैं। अलास्का रूस हो जाएगा। रूस का सभी प्रदेश नहीं होगा, देखिए रूस के अलग नेचर है ना। रूस का साइबेरिया प्रदेश जो है ना, साइबेरियन प्रदेश, क्योंकि आप जानते हैं कि रूस दुनिया में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला देश है ना। तो रूस के साइबेरियन प्रदेश जो है ये आपका ध्रुव के समीप है, इसलिए ध्रुवीय देश में रूस को भी ले जाते हैं। कनाडा, कनाडा, कनाडा दुनिया में ना सबसे अधिक लंबी सीमा रेखा वाला देश है, क्षेत्रीय सीमा सबसे लंबा, मतलब स्थलीय सीमा सबसे लंबा कनाडा का है। ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये सभी के सभी जो है आपके ध्रुवीय देशों में आ जाएंगे। और अभी जो पीस वाला इंडेक्स जारी हुआ है इसमें आइसलैंड को पहला स्थान मिला है। बहुत ज्यादा शांति है, यहाँ पे चला जाए वहीं पे घर बनाया जाए, है ना। इसके अलावा ये जो ध्रुवीय क्या होता है बता ही दिया। इसके अलावा इक्वेटर, इक्वेटर क्या होता है? भूमध्य रेखा। भू माने पृथ्वी है, मध्य माने बीच माने, तो पृथ्वी के बीचों बीच जो रेखा खींचा गया है उसे भूमध्य रेखा या इक्वेटर कहा जाता है। इक्वेटर पर अवस्थित देश जो है इक्वाडोर है, कोलंबिया, युगांडा, केनिया, सोमालिया, मालदीव्स, इंडोनेशिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, ब्राजील, ये सब जो है आपके कहां पे आ जाएंगे? इक्वेटर पे आ जाएंगे, जो पृथ्वी के बीचों बीच खींचा गया है, ठीक है। इसके अलावा जो इक्वेटर पे टोटल 13 देश हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा भारत में कर्क रेखा किस किस राज्यों से होकर गुजरते हैं? तो जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपको बताया था कि कर्क रेखा जो है नक्शा से सीधे आप खींच दीजिए, सीधे कर्क रेखा आ जाता है। तो सबसे पहले गुजरात आता है, गुजरात के बाद जो है हमारा, है ना, यहाँ पे राजस्थान आएगा। राजस्थान के डूंगरपुर जिला से कर्क रेखा गुजरती है, बहुत कम से गुजरती है। फिर हमारा मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बगल में आपका झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इस प्रकार से कर्क रेखा है। हमें क्रम भी कभी कभी जो है बड़े एग्जाम आप सीजीएल वगैरह के देंगे तो क्रम से पूछ देता है, पश्चिम से पूर्व क्रम क्या है, पूर्व से पश्चिम क्रम क्या है। तो ये जैसे लिखा है वैसे ही पश्चिम से पूर्व क्रम है, आप उल्टा भी याद कर सकते हैं और 2 बार नक्शा को देखेंगे एकदम आंख में छप जाएगा। इसके अलावा भारत में मानक देशांतर रेखा जो है, यानी जो मानक समय जो है देशांतर वाला 82.5 डिग्री ईस्ट है, तो ये कहां से गुजरती है? तो ये गुजरती है आपका मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से होकर गुजरता है भारत का समय वाला जो रेखा है। इसके अलावा पृथ्वी के बीचों बीच स्थित रेखा को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया। 23.5 डिग्री उत्तर को क्या कहते हैं? कर्क रेखा, है ना। इसके अलावा जो आपका 23.5 डिग्री दक्षिण होता है उसे क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। 180 डिग्री अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाता है और 0 डिग्री मुख्य मध्यायन या प्राइम मेरिडियन रेखा कहलाते हैं। तो यहां से भी क्वेश्चन 2 करोड़ बार एग्जाम में आया है। ये अलग अलग आंकड़े को क्या क्या कहा जाता है जरूर ध्यान रखेंगे। 0 मतलब प्राइम, ये ग्रीनविच से गुजरती है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। एक बार पूछा गया था, सीजीएल में ही पूछा गया था कि ये ग्रीनविच जो है ये ग्रीनविच जो है ये किस देश में है? आपको बताना है यूके में है, ब्रिटेन के अंदर है
ग्रीनविच, यहीं से जो है लाइन खींचा गया है, 0 डिग्री वहीं जो है स्थापित है, इसीलिए 0 डिग्री को प्राइम मेरिडियन रेखा माना गया है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप किसी भी देश की टाइम को जीएसटी से जो है आप अंतर विभेद करना चाहते हैं तो ये पूरब में है इंग्लैंड के अनुसार की पश्चिम में, इससे आप कैलकुलेशन अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे भारत जो है इंग्लैंड के पूर्व में स्थित है ना, इसीलिए हमारा 82.5 डिग्री पूर्वी दिशांतर में है जी, तो हम पूरब में है ना, तो पूरब में इसीलिए हमारा समय 5.5 घंटे आगे चलते हैं। और 5.5 घंटा कहां से आया, तो 82.5 को अगर आपने 4 से गुना कर देना है तो मेरे ख्याल में 330 मिनट आ जाएगा, और 330 मिनट 5.5 घंटा होता है। तब क्या आप समझ गए इस बात से कि भाई एक देशांतर में कितने मिनट का अंतर होता है, तो 4 मिनट का अंतर होता है। इसीलिए आपसे क्वेश्चन बन जाता है कि भारत के सुदूर पश्चिम और सुदूर पूर्व में है ना कितने घंटा की टाइम डिफरेंस होता है, 2 घंटे का, है ना, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है ना भैया। चलते हैं आगे। इसके अलावा इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे 4 बचा है तो वहाँ पे 2 बजा होगा, है ना भाई। इसके अलावा 2 देशांतर के बीच अधिकतम दूरी भूमध्य रेखा पे कितने होते हैं, 113.3 किलोमीटर होता है। और न्यूनतम दूरी कहाँ पे होती है देशांतरों के बीच में, तो ध्रुव पे होती है, 0 तक भी पहुँच जाती है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा 2 अक्षांशों के बीच की दूरी 111, अगर 111 के बाद कोई पॉइंट में मेंशन है तो समझिए देशांतर वाला है, और खाली 111 है तो अक्षांश वाला है। भारत का समय 82 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो मैंने अभी एक्सप्लेन भी कर दिया कि 5.5 घंटा कैसे आगे होता है, क्योंकि इंग्लैंड के लिहाज से पूरब में है। अब जो चीज जितना मौखिक रूप से बताया यहाँ पे आपको फिगर में दिखाया गया है ना। ये देखिए ये आपका इक्वेटर है, यहाँ पे लिख रहा है ये पीला वाला धारी जो है इक्वेटर है, जहाँ पे आपने 13 देश को देखा, इक्वाडोर है ना, ये सब जो है आपका युगांडा वगैरह, इसके मालदीव वगैरह, इंडोनेशिया वगैरह, है ना। इसके अलावा ये देखिए ये आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ है, ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा है, और ये 23.5 डिग्री साउथ है, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न साउथ है, मकर रेखा है ना। इसके अलावा ये ध्रुवीय प्रदेश है जहां पर आपने देश से क्वेश्चन बना था। इस प्रकार से आप जो है ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। नॉर्थ पोल साउथ पोल, अभी जब अपना चंद्रयान ठहर गया ना चंद्रमा के ऊपर, तो ये साउथ पोल पे लैंडिंग किया है, और साउथ पोल पे लैंडिंग करने वाला पहला देश जो है लैंडिंग करवाने वाला भारत है। इसके अलावा ये जो अगला क्वेश्चन है ना काफी इंटरेस्टिंग है, इस क्वेश्चन में कई सारे सवाल के जवाब छुपे हैं, क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़िएगा। भारत में जनवरी माह में 14 या 15 जनवरी को संपूर्ण राज्य में मकर संक्रांति मनाया जाता है, जिसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। यहाँ तक भी बहुत सारे सीख है कि मकर संक्रांति 14-15 जनवरी को ही होती है, और अलग अलग राज्य में इसे अलग अलग नाम से जानते हैं। इसी क्रम में तमिलनाडु में मनाए जाने वाली मकर संक्रांति को पोंगल कहा जाता है, ये भी समझ गए। इसी त्योहार के अवसर पर जल्लीकट्टू का आयोजन होता है, जो आपका सांरों की लड़ाई होती है। यह पोंगल किस दिन मनाया जाता है, मतलब पोंगल के किस दिन आयोजन किए जाते हैं ये जल्लीकट्टू, ये आपसे पूछा जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि पोंगल जो है 4 दिनों तक मनाए जाते हैं, है ना, 4 दिनों तक मनाए जाते हैं। तो पोंगल के जो आपका जो तीसरा दिन है, तीसरा दिन मुट्टू पोंगल है ना, तो उसे जो है आपका कहा जल्लीकट्टू त्योहार का जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा पोंगल 4 दिवसीय बता दिया। तमिलनाडु के अन्य प्रमुख त्योहारों में थाईपुसम भी होते हैं, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा युवा ओलंपिक खेलों के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था, तो युवा ओलंपिक, देखिए ओलंपिक भी कई फॉर्म में होते हैं, जैसे कि आप जानते होंगे, एगो तो ग्रीष्मकालीन जो मेन वाला ओलंपिक है, फिर एगो पैरा ओलंपिक होता है, फिर एगो शीतकालीन ओलंपिक होता है, एगो शीतकालीन पैरा होता है, एगो युवा ओलंपिक होता है ना, एगो ग्रामीण ओलंपिक भी आ गया है जो राजस्थान में हुआ करता है। तो इस प्रकार से ओलंपिक के कई फॉर्म है, जरा ध्यान रखेंगे, है ना। तो अलग अलग मैं यहाँ पे शुरुआती संस्करण सबका बताने वाला हूँ, जरा ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। देखिए जो युवा ओलंपिक खेलों का पहला संस्करण का आयोजन करवाया गया था, ये 2010 सिंगापुर में करवाया गया था। और कल मैंने आपको खेलो इंडिया यूथ गेम के सभी फॉर्म का जो है शुरुआती संस्करण, लेटेस्ट संस्करण के बारे में बताया था। शीतकालीन ओलंपिक युवा ओलंपिक, जो शीतकालीन युवा ओलंपिक 2024 में होना है, ये आपका गेंगवांग में होगा, कहां पे है, कोरिया के अंदर, ठीक है। तो ये VVI कर लीजिएगा आने वाले के लिए, क्योंकि बच्चे जो है ना सीधे ओलंपिक टिक कर देंगे। अगर ये क्वेश्चन पूछेगा ना, पेरिस ऑप्शन में रहेगा, पेरिस धड़ल्ले से मार के आ जाएगा, पढ़ेगा नहीं कि क्या लिखा है ना। तो शीतकालीन युवा ओलंपिक 2024 गेंगवांग कोरिया में होगा, और जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक मेन वाला है वो भी 2024 में होगा, जो पेरिस में होगा, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक 2026 कहां पे होंगे, तो सेनेगल में होंगे, सेनेगल में। इसके अलावा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक प्रथम बार कहां हुआ था, मेन वाला, ये देखिए ये युवा लगा है, इसके लिए ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है, युवा वाला। खाली ग्रीष्मकालीन ओलंपिक मतलब मेन ओलंपिक, जो ओलंपिक का मेला है, सबसे बड़ा ओलंपिक होता है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, ठीक है, टोक्यो में हुआ था पिछली बार, है ना। तो ये 1886
796 में हुआ था। इसके अलावा इससे पहले भी ओलंपिक का इतिहास है, लेकिन बीच में बंद कर दिया गया था। 776 BC में ही हुआ था ओलंपिक, लेकिन बीच में बंद कर दिया गया। जो आधुनिक फॉर्म में हम ओलंपिक को देख रहे हैं ये 1896 में हुआ था। पहले शीतकालीन पैरा ओलंपिक जो है 1976 में स्वीडन में कराए गए थे। पहले ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक 1960 में इटली रोम में हुआ था। पहले शीतकालीन ओलंपिक 1924 फ्रांस में हुआ था। 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पेरिस में होगी। अब देखिए खिचड़ी पक गया होगा, आपका खिचड़ी पक गया होगा, तो अच्छे से देखिए, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम कहां से स्टार्ट करेंगे, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक से। ये मेन वाला ओलंपिक है, तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 1896, इसका ईस्वी भी सबसे पुराना आपको दिख रहा होगा। ये मेन फॉर्मेट है। अब मेन फॉर्मेट में ही है ना, ये ग्रीष्मकालीन है तो हमने शीतकालीन को ढूंढ लेना है इसी प्रकार का, ठीक है। तो सबसे पहले हम शीतकालीन ओलंपिक में चलेंगे। तो शीतकालीन ओलंपिक 1924 में हुआ था। देखिए समय भी उसी के हिसाब से बढ़ेगा जैसे जैसे फूटा है। 1896 के बाद इस सभी ईस्वी में सबसे पहले 1924 ही आता है, देख लीजिए ठीक से, है ना। तो ये आपका 1924 आ गया, ठीक है। तो ये शीतकालीन। अब हम चलेंगे ग्रीष्मकालीन पैरा के पास, है ना। तो ग्रीष्मकालीन पैरा मुझे यहाँ पैरा वाला आप समझ रहे हैं, डिजेबल्ड पर्सन भाग लेते हैं इसमें। तो ये 1960 में हुआ था। अब हम चलेंगे शीतकालीन में आए थे ना, तो शीतकालीन पैरा के पास चलेंगे। तो शीतकालीन पैरा 1976 में आए थे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है याद रख सकते हैं। और अगला जो ओलंपिक होगा 2024 में, ये आपका कहाँ पे होगा, पेरिस के अंदर होगा। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा भारत के किस राज्य में डच पैलेस स्थित है, डच पैलेस, है ना। तो डच पैलेस आपका केरल में है। इसे मटन चेरी महल भी कहा जाता है, मटन चेरी महल, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। अब इसी फॉर्म में बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में एसएससी ने पूछ रखा है, जैसे फोर्ट विलियम कहाँ है। तो आप जानते हैं कोलकाता में, यहीं पे सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कोलकाता में सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के थ्रू 1774 में कराया गया था। राइटर्स बिल्डिंग ये भी कोलकाता के अंदर है। विक्टोरिया मेमोरियल ये भी कोलकाता के अंदर है। जैसे कोलकाता में गंगा सागर मेला कोलकाता में है, ध्यान रखेंगे। चेरामन जुमा मस्जिद ये केरल में स्थित है, जो इंडिया की सबसे पुरानी मस्जिद है, चेरामन जुमा मस्जिद। इसी के अलावा भारत के सबसे पुराना यूरोपीय चर्च कहां पे है, ये आपका कोचीन में है। कहां पे है, कोचीन, कोचीन, है ना। इसका नाम जो है क्या है, सेंट फ्रांसिस चर्च है ना। यहाँ पे चीन लिखा गया था, बताइए कोचीन होगा, है ना। इसके अलावा सिरेगढ़ा और गोंदुलपाड़ा प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं कि मेन टॉप प्रायोरिटी पे जो रहता है ना, बहुत ज्यादा उत्खनन होने वाला जगह, उसका नहीं पूछेगा, छोटका मोटका पूछ देगा जो आप कंफ्यूज हो जाओ, है ना। तो जो आपका ये जो नाम दिया गया है सेरेंगडी, है ना, सेरेंगढ़ा और गोंदुलपाड़ा, ये कहां पे है, तो ये झारखंड में कोयला उत्खनन केंद्र है, ठीक है। झारखंड कोयला भंडार में भारत में प्रथम स्थान रखता है, जबकि हाल फिलहाल में कोयला का खनन सबसे अधिक कहां पे हुआ है, तो छत्तीसगढ़ में हुआ है। दोनों बात ध्यान रखेंगे, भंडार होना एगो अलग बात है और खनन करना एगो अलग बात है। जल्दी जल्दी खनन करो, खत्म कर दो भाई कहानी, है ना। क्योंकि आप जानते हैं कि ये सब चीज जो है अनवीकरणीय स्रोत है। ये नवीकरणीय स्रोत तो है नहीं कि फिर से हो जाएगा, हमारा कोयला बनने हजारों साल की प्रोसेस होती है ना। तो एक बार खत्म हो गया ना, तो फिर समझ भगवान ही बचाए क्या होगा, है ना। इसीलिए हमें इसे कम इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा झारखंड में कोयला के क्षेत्र जो है, झरिया है, कर्णपुरा है, चकला चितरपुर है, राजहरा है, राजहरा पहाड़ी भी है, ब्रह्मडीहा है, ये सब आपके कहां पे है, झारखंड के अंदर कोयला क्षेत्र है। इसके अलावा भारत में एक गोंडवाना कोयला क्षेत्र भी है भाई, गोंडवाना लेकिन इधर है एमपी की तरफ, ये झारखंड नहीं ले जाना। भारत में तांबा के लिए प्रसिद्ध राजस्थान की खेतरी है ना। झारखंड के सिंहभूम, ये भी, यहाँ भी तांबा मिलता है, लोहा भी मिलता है, तांबा भी मिलता है। मध्य प्रदेश के मलाजखंड के बालाघाट, यहाँ सब जगह जो है तांबा मिलेगा, ये वाली स्लाइड में। इसके अलावा तांबा दुनिया में सबसे अधिक कहाँ, तो चिली में पाई जाती है। इसके अलावा तांबा एकमात्र ऐसे धातु हैं जो प्रकृति में मुक्त अवस्था, फ्री स्टेट, है ना, और संयुक्त दोनों अवस्था में पाए जाते हैं। मुक्त अवस्था और संयुक्त अवस्था क्या होता है पहले समझा चुका हूं कि कुछ तत्व जो हैं ओर के रूप में पाए जाते हैं और कुछ हमेशा क्लीन यानी शुद्ध ही पाए जाते हैं, प्योर पाया जाता है। जैसे गोल्ड अगर आपको नदियों में मिलेगा ना तो शुद्ध मिलेगा, यानी गोल्ड हमेशा मुक्त अवस्था में पाया जाता है। लाइए और सीधे सुनार की दुकान पर जाकर अंगूठी बनवाइए, कोई साफ सफाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई। इसी प्रकार से, लेकिन जो लोहा वगैरह है उसे जो है आपको फिल्टराइज किया जाता है, ओर से निकाला जाता है, डायरेक्ट शुद्ध ही नहीं मिलता है। लेकिन तांबा शुद्ध भी मिल सकता है और आपका ओर के रूप में भी मिल सकता है। कन्हेरी की गुफा किस राज्य में स्थित है, तो कन्हेरी की गुफा महाराष्ट्र के बोरीवली में है। इस गुफा के पास संजय गांधी उद्यान स्थित है। इसी गुफा के उत्तर में ये कन्हेरी की गुफा है। एक्चुअली तो बात ये होनी चाहिए कि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के पास कौन सी गुफा है, तो कन्हेरी की गुफा है। कहां पे है, बोरीवली में। अगर आप मुंबई में आएंगे तो बहुत सारे ऐसे जगह का नाम है, बोरीवली, डोंबिवली, कांदीवली, है ना। इस प्रकार से बाघ गुफा, भीमबेटका का गुफा, ये मध्य प्रदेश में स्थित है दोनों। अजंता एलोरा की गुफा और अभी आपने कन्हेरी की गुफा देखा, ये तीनों कहां पे है, महाराष्ट्र के अंदर है। बराबर, राजगीर की गुफा, ये सब
सब कहाँ पे है? तो आपके बिहार में स्थित हो जाएगा। प्रसिद्ध पुस्तक व्हाट यंग इंडिया वांट्स, क्या चाहता है ये युवा पीढ़ी के भारत, है ना। तो ये चेतन भगत ने लिखा है ये किताब, ठीक है। चेतन भगत बहुत ज्यादा फेमस राइटर है इंडिया में। इनके प्रमुख किताबों में, है ना, रिवोल्यूशन 2020, 5 पॉइंट समवन, ये पॉइंट को जरूर रीड करना है यहाँ पे, 5 पॉइंट समवन है। इसके अलावा 2 स्टेट्स, 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, 400 डेज, हाफ गर्लफ्रेंड, ये सभी के सभी पुस्तक चेतन भगत के द्वारा लिखा गया है। मालगुडी डेज गाइड, द बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी जो बीए करते हैं, इंग्लिश टीचर, द डार्क रूम, माई डेज, द रामायण, द महाभारत, सभी आर के नारायण के द्वारा लिखा गया पुस्तकों में से हैं। एक एक चीज एक एक बार में आपको मॉनिटर पे चमकेंगे मेरे दादा, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे बहन, जरूर पढ़ लेना भैया, है ना। बहुत मेहनत करके लाते हैं और आप लोग नहीं देखते हैं तो फिर थोड़ी सी तो लगती है, लेकिन फिर भी, है ना, जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए तो लाऊंगा ही लाऊंगा। अंबेडकर अलाइव, द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, इनग्लोरियस एम्पायर, मैं हिंदू क्यों हूँ, एन ईरा ऑफ डार्कनेस, ये सभी पुस्तक जो है शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है। यहाँ पे कंफ्यूजन पेयर है, एन एरिया ऑफ डार्कनेस रहेगा ना, सब चीज सेम रहेगा, लेकिन ईरा के जगह जहाँ ईरा का मतलब युग होता है वहीं एरिया का मतलब कोई लोकेलिटी, कोई क्षेत्र होता है, तो एन एरिया ऑफ डार्कनेस रहेगा तो BS नेपाल लिखा होगा। बाद बाकी ईरा ऑफ डार्कनेस शशि थरूर ही लिखे होंगे। मैं हिंदू क्यों हूँ, यहाँ भी कंफ्यूजन पेयर है। हाउ आई एम एथिस्ट, एगो है कि मैं नास्तिक हूँ, है ना, मैं नास्तिक क्यों हूँ, तो मैं नास्तिक वाला भी एगो पूछा जाता है ना, तो मैं नास्तिक क्यों हूँ भगत सिंह की किताब है। मैं हिंदू क्यों हूँ शशि थरूर का किताब है। एगो और पूछा जाता है हिंदू क्यों ऑफ लाइफ, S राधाकृष्णन साहब का किताब है। तो तीनों को एक ही जगह रख लीजिएगा, इसे बोलते हैं लिंकिंग प्रोसेस, ताकि आपके एग्जाम में गलत भी ना हो और अधिक से अधिक क्वेश्चन भी याद हो जाए, ठीक है। इसके अलावा निम्नलिखित में से बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी कौन सी है। देखिए मैंने आपको बताया है कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का एक छोटा सा कोड बताया था, जिसमें मैंने आपको स म गो क्री क का इस प्रकार से समगोका लिख के बताया था। मुझे नहीं पता कि कैसा सुनने में लगता है ये, लेकिन मेरे बड़े काम के है। स्वर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और एगो गंगा, ये इतना जरूर याद रखिएगा, बंगाल की खाड़ी में गिरती है ना। इसके अलावा अरब सागर में गिरने वाली नदियों में नर्मदा और ताप्ती फेमस है, और नर्मदा और ताप्ती नदी जो है ये आपका हमारा भ्रंश घाटी को भी फॉलो करती है इंडिया के अंदर। इसके अलावा भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा है, जो राष्ट्र में उत्पन्न होती है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि भारतीय भूभाग के बाहर उद्गमित होने वाली सबसे लंबी नदी तो कौन है, तो ब्रह्मपुत्र, क्योंकि आप जानते हैं कि ब्रह्मपुत्र जो है तिब्बत से निकलती है और भारत में अरुणाचल प्रदेश में, है ना, देहांग के नाम से जो है, देहांग के नाम से इंटर करती है। क्योंकि आप जानते हैं कि तिब्बत नदी को ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो और अरुणाचल प्रदेश में देहांग कहते हैं। तो ये राष्ट्र के बाहर से निकलती है, नहीं तो सबसे लंबी नदी हो जाती है। इसके अलावा, है ना, प्रायद्वीपीय भारत, जो प्रायद्वीपीय भारत करने का मतलब जो इंडिया का साउथ वाला पार्ट है, तो इसमें सबसे लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी। तो ये बात भी ध्यान रखनी। नदियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, पोटोमोलॉजी, और झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, झील जो होता है ना, लेक के अध्ययन को क्या कहते हैं, लिम्नोलॉजी। दोनों बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा भारत में सबसे बड़ी नदी कौन सी, गंगा बेसिन की जो नदी बेसिन कौन सा है, तो गंगा नदी बेसिन है ना। गंगा नदी बेसिन उत्तर भारत में जो है ना अर्थव्यवस्था का मेरुदंड की संज्ञा दी गई है, क्योंकि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश, बिहार, इस सब की जो पेटी है, इसमें गंगा नदी का बेसिन अधिकांश फैला हुआ है, जो काफी उपजाऊ क्षेत्र होते हैं, जो अर्थव्यवस्था का रीढ़ है वहाँ का। इसके अलावा नदी में संबंधित भारतीय परियोजना नमामि गंगे 2014 में आया था, गंगा क्लीन सफाई कार्यक्रम था। बजट 2023 में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने, है ना, मिष्टी योजना चलाया, जिसकी बात हमने कल कर लिया था। ये क्या होता है, मैनग्रोव प्रकार की खेत यानी जंगल या फिर वन लगाने की इस योजना में बात करी गई है। मैनग्रोव क्या होता है बता चुका हूं। इसके अलावा महानदी का उद्गम कहाँ होता है, सिहावा, छत्तीसगढ़, जो प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। इसी नदी पर जो है भारत की सबसे लंबी बांध परियोजना हीराकुंड बांध परियोजना उड़ीसा में स्थित है, महानदी पे, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत की पहला गोदावरी, दूसरा कृष्णा और तीसरा जो है आपका महानदी सबसे बड़ी नदी है। इसके अलावा ओलंपिक में भारत के प्रथम स्वर्ण पदक 1928 हॉकी में प्राप्त किया था। उस हॉकी टीम के कप्तान कौन थे, तो जयपाल सिंह जो है उस हॉकी टीम के कप्तान थे, जब भारत को 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में पहला गोल्ड मिला था। अब हॉकी में स्वर्ण पदक दिलाने वाले टीम कप्तान कौन कौन है, देखिए यहां से क्वेश्चन आते हैं। 1932 में लाल बुखारी, 1936 बर्लिन में हुआ था जर्मनी के अंदर मेजर ध्यानचंद, तभी हिटलर इनसे प्रभावित हुए थे। 1948 किशन लाल लंदन में हुआ था। 1952 केडी सिंह, ये कहां पे, हेलेंसिकी में हुआ था। अंतिम हॉकी में स्वर्ण पदक 1980 में आया वासुदेवन भास्कर की अगुवाई में, ठीक है। तो ये तो हो गए हॉकी के पदक, है ना, 8 गो आया वैसे हॉकी में, है ना। इसके अलावा 2 गो और आया पदक, स्वर्ण पदक, चूंकि 10 गो पदक है तो 2 गो में एगो आया 2008 बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा साहब में शूटिंग में, एगो
वो आया 2020 टोक्यो ओलंपिक नीरज चोपड़ा के द्वारा भाला फेंक में। तो इस प्रकार से 10 गो जो है आपका गोल्ड ओलंपिक के अंदर आ गया। इसके अलावा अगला है सूफी धर्मस्थल चरार ए शरीफ कहाँ स्थित है? तो चरार ए शरीफ जो है ये श्रीनगर में स्थित है ना। ये किनकी मकबरा है या फिर आप कह सकते हैं दरगाह है? तो यह शेख नूरुद्दीन नूरानी का दरगाह है। इसके अलावा भारत में सूफी प्रथा की शुरुआत जो है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा किया गया था। इनकी दरगाह जो है भर दो झोली मेरी ओ मोहम्मद दर से जाऊंगा न खाली, ये वाला गीत आपने सुना होगा, ये अजमेर शरीफ में है जो बहुत बड़े तीर्थ स्थल है। इनके अलावा हजरत बल मस्जिद है ना, हजरत बल मस्जिद भी एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है ना। जब मैं पढ़ता था तब भी पूछा गया था और हाल फिलहाल में भी 2-3 साल पहले पूछा गया है। ठीक है, हजरत बल मस्जिद इसलिए पूछा जाता है कि माना जाता है कि जो पैगंबर मोहम्मद है, जो मोहम्मद इस्लाम धर्म के संस्थापक हैं, इनके जो है बाल को सुरक्षित रखा गया है। ठीक है, तो ये आपका हजरत बल मस्जिद जो है श्रीनगर में स्थित है। इसके अलावा शालीमार बाग है ना, जो मुगल गार्डन है, ये भी कहाँ है? तो आपका श्रीनगर में ही स्थित है। इसके अलावा बिरंजक चूर्ण निर्माण हेतु किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। क्या होता है जब शुष्क बुझे हुए चूना पर क्लोरीन गैस को प्रवाहित किया जाता है तो बिरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। बिरंजक चूर्ण को आप ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं, है ना। ऐसे आप जो है आप देखे होंगे जो टॉयलेट वगैरह होते हैं या फिर साफ सफाई करने के लिए लोग बिरंजक चूर्ण का छिड़काव करते हैं, इससे कीटाणु वगैरह मर जाते हैं। इसके जो सूत्र होते हैं CaOCl2 होता है। जिप्सम के निर्जलीकरण से प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। और बुझा हुआ चूना कैसे निर्माण होता है बता चुका हूं, दिवाली वाला ऑप्शन है ना। जिंदा चूना को जल से प्रतिक्रिया कराने पे बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है। 2022 में किस राज्य सरकार के द्वारा काशी यात्रा योजना शुरू की गई थी? अब बच्चे जो नहीं पढ़े रहेंगे सीधे उत्तर प्रदेश मार देंगे, ऐसा नहीं है। काशी यात्रा योजना जो है कर्नाटक के द्वारा शुरू किया गया था। जो आदमी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं यानी ये तीर्थ करना चाहते हैं, कर्नाटक सरकार उसे 5,000 रुपए की आर्थिक मदद दे दी है। इसके अलावा मुख्यमंत्री देव दर्शन योजना ये गोवा सरकार ने स्टार्ट किया है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना 2023 का योजना है, ये दिल्ली सरकार के द्वारा चलाया गया है, बीच में बंद कर दिया गया था, फिर से स्टार्ट कर दिया गया है, इसीलिए ये क्वेश्चन आने की आसार एग्जाम में ज्यादा हो जाता है। इसके अलावा मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना ये आपका मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया है। श्रमिक परिवार तीर्थ यात्रा योजना उत्तर प्रदेश में चलती है। थोड़ा सा माफ कीजिएगा दोस्तों, सर्दी। इसके अलावा श्रमिक परिवार तीर्थ यात्रा योजना जो है ये आपका उत्तर प्रदेश के द्वारा चलाया गया है। इसके अलावा प्रसिद्ध वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को किस गवर्नर जनरल के काल में समाप्त किया गया था? देखिए, एक तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि वर्नाक्युलर एक्ट क्या था, वर्नाक्युलर एक्ट किसके काल में आया, तो सभी बातों की जानकारी यहाँ पे देंगे। वर्नाक्युलर एक्ट जो है ये प्रेस पर अंकुश लगाने के लिए एक स्कीम लाया गया था अंग्रेजों की तरफ से। ये आया था आपका लॉर्ड लिटन के समय में 1878 में। ठीक है, इसे जो है इसी साल इंडियन आर्म्स एक्ट भी आया था 1878 में लिटन के समय ही। ठीक है, वर्नाक्युलर एक्ट को समाप्त किया गया रिपन के काल में, लॉर्ड रिपन के काल में। रिपन के काल में ही 1881 में भारत में लगातार 10 वर्ष यानी नियमित जनगणना जो हो रही है आजकल हमारी, अभी 16वीं जनगणना 2021 में हो रही है ना। अभी डाटा नहीं आया, तो ये आपका 16वीं हो रहा है। तो ये 10 साल में जो चल रहा है ना, 1881 से चल रहा है। ठीक है, लॉर्ड मेयो की हत्या अंडमान में हो गई। ये लॉर्ड मेयो कौन है भाई? तो ये जो पहली बार 1872 में जनगणना को इंट्रोड्यूस करवाया था इंडिया में, वही गवर्नर जनरल है। इसकी हत्या जो है अंडमान में हो गई थी। प्रसिद्ध 1857 का विद्रोह जो है कैनिंग के समय हुआ था। संथाल विद्रोह भी कैनिंग के समय हुआ था। और कैनिंग जो है इंडिया में पहला वायसराय है, क्योंकि उस समय अब गवर्नर जनरल की पोस्ट जो है वायसराय में बदल चुका है। खुश होकर अंग्रेज ने कैनिंग को वायसराय बना दिया। इसके अलावा बंगाल विभाजन कर्जन के समय में हुआ था, है ना, 1905 में। और बंगाल विभाजन रद्दीकरण मतलब जो निरस्त किया गया था 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के समय में। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे, एक से एक बात है, ध्यान रखते चलिए। इसके अलावा हड़प्पा राज हड़प नीति सबसे पहले 1848 में, है ना, सतारा को हड़प लिया था और रेलवे चलाया था 1853 में। कौन किए थे भाई? तो ये दोनों काम किए थे डलहौजी। तो रेलवे के लिए सैल्यूट है इसको, और राज हड़प के लिए आप जानते ही हैं। इसके अलावा सती प्रथा केंद्र जो है सती प्रथा की समाप्ति, है ना, 1829 में विलियम बेंटिक के समय में हुआ था। करेक्शन कर देंगे यहाँ पे। इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 72 का संबंध किससे है? देखिए, आप जानते हैं कि राष्ट्रपति जो है कदाचार सिद्ध व्यक्ति को क्षमा कर सकता है, और राष्ट्रपति कर सकते हैं और राज्यपाल भी कर सकते हैं। राष्ट्रपति और राज्यपाल के क्षमा करने में कुछ तो फर्क होना चाहिए ना। तो राज्यपाल जो है ये क्षमा को मतलब सजा को डिले करवा सकता है, कम करवा सकता है, लेकिन पूर्णतः माफ नहीं करवा सकता। लेकिन राष्ट्रपति चाहे तो फांसी की सजा को भी माफ करवा सकता है। ठीक है, तो भारत की जो राष्ट्रपति है आर्टिकल 72 में क्षमा वाला पावर लिए है। ठीक है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत राष्ट्रपति के पद को वर्णित किया गया है।
इसके अलावा राष्ट्रपति जो हैं ये आपके देश के प्रथम नागरिक होते हैं। प्रथम नागरिक होते हैं, तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, कार्यपालिका का प्रधान होते हैं। इनके द्वारा निम्नलिखित नियुक्तियां की जाती हैं, जैसे भारत के महान्यायवादी, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश तथा सभी न्यायाधीशों का तबादला भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। यूपीएससी के सदस्य की नियुक्ति, इसके अलावा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इत्यादि की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा ही किए जाते हैं। राष्ट्रपति के पद से संबंधित जो आर्टिकल है आर्टिकल 52 है और 52 से लेकर 61 तक के आर्टिकल लगातार राष्ट्रपति से संबंधित है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है, जिसका मैंने एक छोटा सा ट्रिक दिया था, पकानी कोका दियो दसम। कई बार इसकी एक एक जानकारी मैंने दे दिया, 52 में क्या है, 53 में क्या है, 54 में, 55 में, इस प्रकार से है ना, मैंने बता दिया था। इसके अलावा राज्यपाल की क्षमादान, ये आर्टिकल 161 में है। मैंने अभी कहा कि राज्यपाल के पास भी क्षमादान का पावर है। बहुत सारे संवैधानिक जो पोस्ट हैं उसको आप रिलेट करके पढ़ेंगे, ज़्यादा याद होगा। जैसे केंद्र में आप प्रेसिडेंट को जानते हैं, वैसे राज्य में गवर्नर को समझिए। जैसे केंद्र में आप पीएम को जानते हैं, राज्य में आप सीएम को समझिए। जैसे केंद्र में आप अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को जानते हैं, उसी प्रकार से राज्य में महाधिवक्ता को समझिए। तो ये जो रिलेट करेंगे ना तो आपको बहुत सारे चीज़ आराम हो जाएगा। जैसे केंद्र में आप स्पीकर को जानते हैं, उसी भी किसी भी राज्य में लोकसभा के विधानसभा के अध्यक्ष को जानिए, है ना भैया। जैसे आप केंद्र में लोकसभा को जानते हैं, वैसे राज्य में आप विधानसभा को जानिए। जैसे आप केंद्र में राज्यसभा को जानते हैं, वैसे राज्य के अंदर जो आपका विधान परिषद होता है उसको जानिए, है ना। तो ये रिलेट कर सकते हैं, सेम काम होता है, लेकिन फर्क इतनी होती है कि जो केंद्र में है वो पूरे इंडिया को संभाल रहा है, जो राज्य में होता है वो अपना देखता है। और या फिर उस पर अगर कोई भारित है, जैसे हाई कोर्ट है बहुत सारे ऐसे राज्य की जिसका अपना हाई कोर्ट नहीं है, दूसरे पे डिपेंड है ना, तो उनका भी देख रेख करेगा काम का, है ना भैया। इसके अलावा महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति 76 के थ्रू करते हैं, ये अलग से पूछा जाता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यों में राज्यपाल 165 के थ्रू करते हैं। ये जो है महान्यायवादी, ये सेंट्रल में सबसे बड़े कानूनी अधिकारी हैं, और ये जो आपका महाधिवक्ता है ये उस पार्टिकुलर राज्य में सबसे बड़े कानूनी अधिकारी हैं। एक और आर्टिकल आपको याद रखना है 148, ये आपका CAG से है, कैग से है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया से है। ये जो है 148, इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगला प्रश्न हमारा कि चित्रगुंडी पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। आंसर है हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु में और भी है, जैसे कंजिरकुलम पक्षी, नंजरायन पक्षी अभयारण्य, अन्नामलाई नेशनल पार्क, नीलगिरी रिजर्व, है ना, अभयारण्य, ये सभी के सभी जो है तमिलनाडु में स्थित है। इन्हें जरूर ध्यान रखेंगे, है ना, नीलगिरी, है ना। इसके अलावा इंडिया का ये पहले बायो रिजर्व है नीलगिरी। इसके अलावा एक अभी तमिलनाडु के अंदर, है ना, सिलेंडर लॉरिस अभयारण्य तमिलनाडु में स्थापित किया गया है, कुडबुर में। ये सिलेंडर जो है ना, ये लॉरिस, सिलेंडर मतलब यहाँ पे पतला से है, ये लॉरिस एक जीव है जो स्तनधारी होता है ना, और इसे जो है लुप्त प्राय घोषित किया गया है। तो इसके संरक्षण के लिए कुडुबुर में जो है एक अभयारण्य बसाया गया है, क्रिएट नहीं बसाया गया है, संरक्षण प्रदान करने के लिए जो है स्थापित किए गए हैं। जैसे आपने कुछ दिन पहले सुना होगा डुगोंग संरक्षण केंद्र भी मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में ही बसाया गया है। डुगोंग भी एक स्तनधारी होता है जिसे समुद्री गाय कहा जाता है, गेंडा के जैसे दिखता है लेकिन शाकाहारी होता है ना। और यहाँ पे लॉरेंस वाला भी किया गया, तो दोनों ध्यान रखेंगे, चूंकि ये 2023 का बात है, इसे जरूर ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इसे आर्द्र भूमि का संरक्षण प्राप्त है। और बात तो और हो जाती है कि जब स्टालिन अभी समझ ही रहे हैं स्टालिन कितना चल रहा था मार्केट में, है ना, तो इसके लिए तमिलनाडु राज्य और भी फेमस हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आप जरा ध्यान रखेंगे, है ना। इसके अलावा इसे आर्द्र भूमि का संरक्षण प्राप्त है, ये किसकी जो क्वेश्चन की बेस है उसकी बात हो रही है। भारत में रामसर साइट के तहत सार्वजनिक स्थल किस राज्य की, तमिलनाडु की है, ये बात भी ध्यान रखना। और टोटल रामसर साइट कितने हैं भारत में, तो 75 है। इसके अलावा बनरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क नागरहोल टाइगर रिजर्व कर्नाटक में स्थित है, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो इंडिया की सबसे बड़ी सबसे ऊंची जलप्रपात कुचिकल जलप्रपात है, ये भी कर्नाटक में ही है, बराही नदी पर। एंथोरियम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, मिजोरम में मनाया जाता है। मिजोरम के अन्य प्रमुख त्योहारों में चचपार कूट है, मीम कूट है, ETC, ये सब जो कहाँ मनाए जाएंगे, मिजोरम में। देखिए एंथोरियम मतलब फूल से संबंधित हो गई, तो फूल से संबंधित और भी जो त्योहार है उनको भी देख लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। फूलों से संबंधित एक त्योहार का नाम ही है फुलदेई। ये कहाँ पे होता है, उत्तराखंड के अंदर होता है। एक बथुकम्मा त्योहार होता है, माता का गौरी की पूजा है, ये कहाँ पे होती है, तो ये आपका तेलंगाना के अंदर होती है ना। इसे फूलों का त्योहार कहा जाता है। तो ये तीनों फूल वाली त्योहार एंथोरियम, फुलदेई और बथुकम्मा जरूर ध्यान रखेंगे। इसके अलावा सुंदरेश्वर महोत्सव ये केरल में होता है। नवकलेश्वर महोत्सव ये ओडिशा में होता है, मैंने इस स्लाइड में खाली महोत्सव रखा है। नानसुंग महोत्सव सिक्किम में होता है। बलबिल ओरी बीजा त्योहार ये तमिलनाडु में होती है ना। तो ये सब कुछ महोत्सव है, जरूर ध्यान रखेंगे। इसके अलावा
यही लास्ट था इस वीडियो का, ये लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर आपको ये पीडीएफ संबंधित जानकारी चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक क्लिक करके आप व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे। और एक घोषणा है, जो बच्चे पहले 57 पीडीएफ बाय कर लिए हैं, 25 रुपया खर्च कर चुके हैं अपना, उनके लिए ये वाली सीरीज की पीडीएफ मात्र 20 रुपया में दे दिया जाएगा। तो आप जल्दी से जल्दी ले सकते हैं, 20 रुपया के अंदर ही आप जो है ये 21 सीरीज वाली पीडीएफ ले सकते हैं। और जो बच्चे पहली बार पीडीएफ ले रहे हैं उनको 25 रुपया पे करना होगा, है ना। मैं तो यूं कहूं, अच्छा अब अगर आप दोनों चाहते हैं, क्योंकि 57 काफी इंपॉर्टेंट सीरीज थी और काफी रहेगी 2-3 साल के लिए, तो 40 रुपए के अंदर आपको तीनों जो है दिया जाएगा। 51 भी दिया जाएगा, 57 भी, 21 भी, और टॉपिक वाइज जो भी हमारे हैं वो सभी के सभी दे दिया जाएगा मात्र 40 में। तो आपको जैसा स्कीम पसंद आए, नीचे लिंक दिया गया है, क्लिक करके व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए पीडीएफ के बारे में अधिक जानकारी के लिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।